एक अनसुलझी दास्तान और एक आखिरी चीख उस लड़की की जो धीरे धीरे उस हवेली में लुप्त हो गई। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक गांव है, सरावली। वहां के लोग बेहद शांत लेकिन एक रहस्य से डरते हैं। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली है जिसे लोग आज भी छायामयी हवेली कहते हैं। वहां न कोई जाता है न कोई उसकी बात करता है। कहते हैं वहां कोई है जो आज भी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के इंतजार में है। दिल्ली की रहने वाली नैना त्रिपाठी एक महत्वाकांक्षी रिसर्च स्कॉलर थी। उसे पुराने रहस्यमयी स्थानों पर रिसर्च करना पसंद था। जब उसने छायामयी हवेली के बारे में सुना तो वो तुरंत वहां जाने का निर्णय ले बैठी। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि उसे रोकने की कोशिश पहले भी कई बार हुई थी और वो कभी रुकी नहीं थी। गांव में पहुंचते ही लोग उसकी तरफ देखने लगे, जैसे कोई परछाई उनके बीच आ खड़ी हो। एक बुजुर्ग दादी ने उसे देखकर कहा, बिटिया, कुछ चीजें जानने की नहीं होती, वो हवेली सांसें खा जाती है। नैना मुस्कुरा दी। सच का सामना करने के लिए डर जरूरी नहीं होता, उसने जवाब दिया। हवेली एक सूखी नदी के किनारे स्थित थी। चारों ओर उग आए बेर के पेड़, टूटी हुई मेहराबें और अंदर जाते ही गंध जैसे सड़ी हुई आत्माओं की हो। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज करता खुल गया। नैना ने कैमरा ऑन किया, नोटबुक निकाली और अंदर चली गई। अंदर हर दीवार जैसे अतीत की चीखें समेटे बैठी थी। हर कोने में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी गूंजने लगी। लेकिन सबसे रहस्यमयी था कमरा नंबर 7। जब नैना उस कमरे के पास पहुंची तो दरवाजा अचानक खुद बंद हो गया। उसने जोर से धक्का दिया, पर वो एकदम भारी हो गया, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। अचानक कमरे के अंदर से धीमी धीमी सी कोई स्त्री स्वर में बड़बड़ाहट आई। तुम आई हो, फिर कोई आई है शांति भंग करने। नैना पीछे हटी। डर के साए पहली बार उसकी आंखों में झलके। नैना ने जिद में आकर उसी हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने अपनी टॉर्च, कैमरा और स्लीपिंग बैग साथ रखा। लेकिन रात होते ही चीजें बदलने लगीं। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, हवेली की दीवारों से थप 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 की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवार पर हथेली मार रहा हो। कैमरे में धुंध सी छा गई। नैना को लगा शायद बैटरी कम हो रही है। तभी अचानक उसके पीछे से एक तेज फुफकारती आवाज आई, मत छू मेरी नींद को। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी हवा की लहर उसके शरीर में समा गई थी। वो भागी सीधे सीढ़ियों की ओर, लेकिन हर कदम पर लगता जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वो जमीन पर गिर गई। उसका कैमरा दूर जा गिरा और लाइट बंद हो गई। गांव वाले जो हवेली के पास जाने से डरते थे, नैना की तीसरे दिन वापसी न देख डर गए। सरपंच के कहने पर 2 आदमी हवेली पहुंचे। अंदर केवल चुप्पी थी। नैना का बैग वहीं पड़ा था। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन कमरे की दीवार पर एक नया नाम उभरा था, नाइना, खून से लिखा हुआ। कमरा नंबर 7 का दरवाजा फिर से बंद था। नैना के कैमरे से रिकवर की गई आखिरी वीडियो में दिखता है, नैना नीचे झुकी है, कुछ ढूंढ रही है, और अचानक उसके पीछे एक स्त्री उभरती है। लंबा घूंघट, लाल साड़ी और आंखों में जलती आग। वो फुसफुसाती है, तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब मेरी पीड़ा भी सहो। नैना पीछे मुड़ती है और उसके चेहरे पर भय, आश्चर्य और अंतिम चीख की मिश्रित झलक आती है। फिर कैमरा बंद हो जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं 1857 की क्रांति के समय एक अंग्रेज अफसर की पत्नी एलिजाबेथ इसी हवेली में रहती थी। जब अफसर मारा गया तो वो पागल हो गई और खुद को कमरे नंबर 7 में जिंदा जला लिया। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, जो मेरी शांति में बाधा बनेगा वो मेरी तरह शाश्वत पीड़ा झेलेगा। उस दिन से लेकर आज तक हर कुछ वर्षों में कोई न कोई रिसर्चर, लेखक या खोजी पत्रकार वहां गया और फिर कभी नहीं लौटा। आज भी रात को हवेली के पास से गुजरते वक्त एक लड़की की आखिरी चीख गूंजती है, रुको, मुझे बचाओ। और हवेली के एक कोने में खड़ा एक साया मुस्कुराता है, अब तू भी मेरी कहानी का हिस्सा है। प्रस्तावना: 1 साल बाद नैना के लापता होने के बाद छायामयी हवेली की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उस हवेली की कहानी को
इंडियाज रियल हॉन्टेड डिसअपीयरेंस कहने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक यूट्यूब चैनल डार्क वाइब्स इंडिया ने नैना की लास्ट फुटेज को एनालाइज किया और उसमें एक छवि दिखी जिसे लोगों ने कभी नहीं देखा था। एक सफेद चेहरा, बिना आंखों के। राघव नैना का बचपन का दोस्त और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। जब उसे नैना के लापता होने की खबर मिली, उसने दिल्ली से सीधे सरावली की राह ली। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या नैना अभी भी जीवित है? राघव के पास नैना की डायरी की फोटोकॉपी थी। उसने पढ़ा कि नैना को कमरा नंबर 7 में कोई एलिजाबेथ बुला रही थी। राघव ने ठान लिया, वो वहां जाएगा, चाहे कुछ भी हो। राघव अपने ड्रोन कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली अब और भी डरावनी हो चुकी थी। हर दीवार से अजीब सी सरसराहट आती थी, जैसे किसी ने पत्थर की परतों में सांसें छिपा रखी हों। कमरा नंबर 7 के पास जाते ही उसकी रील फटी। कमरे के दरवाजे पर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, नायना के नीचे लिखा था, यू आर नेक्स्ट। राघव ने उसी रात वहां डेरा डाल दिया। रात के 2:44 पर ड्रोन कैमरे की स्क्रीन पर हलचल दिखी। कोई हवेली के छज्जे पर चल रहा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। जैसे ही राघव ने टॉर्च उठाई, टॉर्च की रोशनी में दीवारों से खून टपकता दिखाई दिया और तभी कमरे से चीख निकली, नैना की। राघव, रुक जा, वापस जा, मैं अब वो नहीं हूं। राघव ने दरवाजा धकेला। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन भीतर अंधेरा ऐसा कि प्रकाश भी घुट जाए। कमरे के अंदर 4 दीवारों पर रक्त से लिखी कहानियां थीं। आत्महत्या, हत्या, बलि और अनंत पीड़ा। बीचों बीच बैठी थी नैना, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी और आवाज, वो 2 आवाजों में बोल रही थी, तू आया है, अब एक और कहानी लिखी जाएगी, पर इस बार लेखक भी मरेगा। राघव चीखा, नैना, मैं तुझे लेने आया हूं। उसने देखा नैना की गर्दन के पीछे एक काली लकीर थी, जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांध रखा हो। तभी दीवारों से साए बाहर निकलने लगे। चारों ओर अंधेरा घना हो गया। हवेली की हर ईंट से रोश निकलने लगा। राघव की रिकॉर्डिंग में दिखा, एलिजाबेथ का नाम एक झूठ था। असल में वो आत्मा एक भारतीय युवती की थी, जिसे 1956 में हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उसका नाम था संध्या, जिसे अंग्रेजों ने बलि चढ़ाया था, और तब से वो हर लड़की को अपने जैसे बना रही थी, हमेशा के लिए। नैना अब संध्या की छाया बन चुकी थी, लेकिन राघव ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी हथेली काटी, खून से नैना का नाम जमीन पर लिखा और कहा, अगर तू अब भी कहीं जिंदा है तो मेरी आवाज सुन। कमरे में एक जोरदार विस्फोट हुआ और साए वापस दीवारों में समा गए। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली में अब कोई नहीं था, न राघव न नैना, लेकिन कमरे की दीवार पर एक नया शब्द उभर चुका था, यूएस। अब से गुजरने पर एक नई आवाज सुनाई देती है, एक लड़की की नहीं, एक लड़का और लड़की की। तू आया है, अब तेरी बारी है। अगली बार अगर कोई तुम्हें बुलाए, सुनना मत, क्योंकि अब हवेली अकेली नहीं, जोड़ी में निकलती है। प्रस्तावना, 6 महीने बाद सरावली गांव अब लगभग वीरान हो चुका था। छायामयी हवेली के आसपास की जमीनें बिक चुकी थीं, लेकिन कोई बसने नहीं आया। गांव वालों के अनुसार हर पूर्णिमा की रात हवेली से 2 आवाजें आती थीं, एक लड़के की, एक लड़की की, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। अयान, अयान, तू हमारा है। अयान एक 25 वर्षीय अस्थि विश्लेषक, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो भारत के पुराने केसों पर काम करता था। उसे राघव और नैना के गायब होने का केस मिला। उसके पास वो फाइल थी जिसमें हवेली की दीवार से मिले खून के नमूनों की रिपोर्ट थी। इन रक्त के नमूनों में अजीब तरह के डीएनए फ्रैगमेंट्स पाए गए हैं, जो मानव और किसी अज्ञात तत्व के मेल से बने हैं। अयान ने फैसला किया, वो वहां जाएगा, सबूतों को देखने, न कि डरने। अयान ने दिन में हवेली की जांच शुरू की, हर कमरा, हर दीवार स्कैन की, और जैसे ही सूरज डूबा, हवेली का माहौल बदलने लगा। कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर अब कुछ नया लिखा था, वेलकम बैक। अयान को कुछ समझ नहीं आया, वो तो पहली बार आया था।
पर हवेली ने उसे पहचान लिया था। उसकी रगों में वही खून था जो संध्या की पीढ़ी से जुड़ा था। जैसे ही अयान कमरे में दाखिल हुआ, उसका कैमरा बंद हो गया। अंधेरे में उसके पीछे कोई सांस ले रहा था। फिर अचानक एक जोरदार झटका और कमरे की दीवारें बदल गईं। अब अयान 1956 में खड़ा था। उसके सामने वही बलि का कमरा, वही संध्या जंजीरों में बंधी, और चारों तरफ अंग्रेज हंस रहे थे। संध्या चीख रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम्हारी नस्ल को खत्म करूंगी। अयान समझ चुका था, वो सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं, संध्या की रगों का वारिस था। अब आत्मा को चाहिए था, पूरा शरीर संध्या की आत्मा, जो नैना और राघव को निगल चुकी थी, अब अयान को अपना माध्यम बनाना चाहती थी। एक ऐसा शरीर जो नया खून, नई शक्ति और अतीत से जुड़ा हो। अयान ने देखा, नैना उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ मांस। तू आएगा तो नहीं, लाया जाएगा। तभी कमरे की जमीन फटी और खून से बनी एक हाथ ने अयान को खींच लिया। गांव वालों ने अगली सुबह देखा, हवेली के छत पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा संध्या जैसा था, शरीर अयान जैसा। उसने एक जोरदार चिल्लाहट भरी और हवेली के हर दरवाजे से एक नया साया बाहर आया। अब हवेली सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कुलवंश का नरक बन चुकी थी। और तुम्हें कोई पुकारे, तू ही है, तू ही वो खून है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि अब हवेली सिर्फ डराती नहीं, खुद में शामिल कर लेती है।